Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are continuing this parliament chapter. This is actually a big chapter, तो इसको पार्ट वाइज थोड़ा टाइम लग रहा है एंड सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई। एंड 22.5 है ये, तो इससे पहले की सारी वीडियोस देख लेना, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, बिकॉज कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे लीडर्स ऑफ द हाउस। ओवरऑल लीडर ऑफ द हाउस कहाँ कहाँ होते हैं? दोनों हाउसेस में होते हैं, दो हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों हाउस के लीडर भी होते हैं एंड अपोजिशन भी होते हैं, अपोजिशन के भी लीडर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं सबको एक एक करके। तो ये इसका ओरिजिनेशन जो है, ये ओरिजिनेट होता है रूल्स ऑफ लोकसभा से। रूल्स ऑफ लोकसभा में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी द लीडर ऑफ द हाउस, बिकॉज वही मेन होते हैं, लीडर वही होते हैं। ऐसा आपने प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ही इज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा। एंड इसके लिए इनको ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। कई बार क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से नहीं होते हैं, वो दूसरे सदन से भी हो सकते हैं। तो क्या वो उस केस में उस हाउस के लीडर हो सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं, वो नहीं हो सकते हैं। तो ही मस्ट बी द लीडर ऑफ, ही मस्ट होल्ड द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा सो दैट ही कैन बिकम द लीडर ऑफ द हाउस। या फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी मिनिस्टर को भी लीडर बना सकते हैं हाउस का। he can nominate the minister to become leader of the house, but उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो मिनिस्टर को वो मेंबरशिप होना चाहिए उस हाउस का, मतलब लोकसभा का वो मेंबर होगा, तभी उसको नॉमिनेट कर सकते हैं पीएम एज ए लीडर ऑफ द हाउस। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी लीडर होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं राज्यसभा के भी, और वो होते हैं एक मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर हो सकता है या फिर एक मिनिस्टर हो सकता है जो कि एक मेंबर भी है राज्यसभा का, और उसका भी जो नॉमिनेशन है वो भी होता है पीएम के द्वारा। तो राज्यसभा में भी लीडर होते हैं जो कि पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यूजुअली वो मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, इनफैक्ट इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी दिया गया है। 1977 में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था। ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज कई बार अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना किया जाए तो वो अपने हिसाब से काम करने लगती है, जबकि क्रिटिसिज्म जब होता है दैट इज द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है किसी गवर्नमेंट का तो डेफिनेटली वो अपने दायरे में रह के काम करती है। तो हमेशा जरूरी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो एंड वो हमेशा मुद्दों को उठाए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सरकार का करे। तो यूजुअली जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी होती है, उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है। एंड इसके लिए कंडीशन ये है कि उस पार्टी का जो सीट है उस लोकसभा में वो 1/10 सीट से कम नहीं होना चाहिए, मतलब टोटल नंबर का 550 का 1/10 उसका नंबर होना चाहिए, तभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है, उस पार्टी का लीडर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसाइज करना सरकार को, वरना ये अपने हिसाब से काम करने लगेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार ये इग्नोर करने लगेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा जरूरी होता है एंड सरकार की अगर क्रिटिसिज्म होती है तो उसको ध्यान रहता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन में मिला था 1977 में, जब एक एक्ट बना के इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था। इनको इनफैक्ट जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं इनको सैलरी भी मिलती है, इनको अलाउंस भी मिलता है एंड कुछ अदर फैसिलिटीज भी मिलती है जो कि इक्विवेलेंट होती है कैबिनेट मिनिस्टर के। तो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट इनको सैलरी, अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका पोस्ट होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, और ये बहुत ही सॉलिड काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं जो कि जरूरी है। कई बार क्या होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कई बार अगर अच्छा ना हो, वो अगर अच्छे से मुद्दों को ना रखे तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है मनमानी करना शुरू कर देती है, बिकॉज उसको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं है। देखना क्रिटिसिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिसिज्म को कभी आप फॉलो करना। आप अखबार पढ़ते हुए तो आपको पता होगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या कहा, उस मुद्दे को आप देखना, वो उनका क्या कौन सा ग्राउंड रहता है, ये थोड़ा फॉलो किया करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, वहां पे तो एक शैडो कैबिनेट बन जाता है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, जैसे कि सरकार कोई होती है जो कि जिनका नंबर ज्यादा होता है वो सरकार फॉर्म कर लेते हैं ब्रिटेन में, जैसा कि इंडिया में होता है। लेकिन क्या होता है कि जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन क्या करता है, वो हर, जैसे सरकार में एक मिनिस्टर होता है, वो पर्टिकुलर मिनिस्टर के पीछे एक अपना मिनिस्टर बना देता है। तो एक शैडो कैबिनेट बना लेते हैं ये लोग, हर मिनिस्टर के पीछे, जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर है उसके पीछे एक अपनी पार्टी का, जो कि सरकार में नहीं है, अपोजिशन में है, वो अपना एक बंदा जस्ट एज ए मतलब नॉमिनेट कर देते हैं कि भाई आप इसको फॉलो करो, इसको क्रिटिसाइज करो। तो एक शैडो कैबिनेट बन जाता है। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सरकार गिरती है, तो वो अपोजिशन वाले अपना तुरंत ही टेक ओवर कर लेते हैं एज ए गवर्नमेंट, एंड शैडो कैबिनेट उनका चलता रहता है। तो शैडो कैबिनेट का ये प्रोविजन जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट नहीं बनता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। विप क्या है, अब विप जान लीजिए। देखिए, अगर बात करें विप की, तो विप का ना ही मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही इसका रूल ऑफ द हाउसेज में कहीं मेंशन है, ना ही कोई इसका मेंशन अदर जगह पे है। लेकिन इसका जो बेसिस है वो कन्वेंशंस है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कन्वेंशंस पे इसका बेसिस है। अब जानिए विप होता क्या है। एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ विप है। एक बंदा होता है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि पार्टिसिपेट करती है सरकार में, उनका एक बंदा अपने मेंबर्स को मॉनिटर करने के लिए, उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड, उनको उनका अटेंडेंस एवरीथिंग करने के लिए एक बंदा नॉमिनेट किया जाता है एज ए विप। और वही बंदा एक्चुअली गाइड करता है बाकी बंदों को, जो भी एमपी होते हैं उनको गाइड करता है कि भाई आपको ऐसे काम करना है, उनका अटेंडेंस लेता है, सब कुछ करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है ये। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स ओन विप, एंड इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द अटेंडेंस, सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन द फेवर ऑफ और अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इशू, एंड मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द विप। तो ये सारी बातें हैं जो विप करता है। विप का कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये इसका जो बेसिस है, इसका जो आधार है, वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वर्ल्ड में ऐसा होता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जहाँ भी होती है, पॉलिटिकल पार्टियों में से एक बंदे को चुना जाता है कि भाई आप अपने मेंबर्स, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, उनको सुपरवाइज कीजिए, उनको उनका अटेंडेंस लीजिए, उनका जो है वोट का, उनका जो फेवर हो या फिर सपोर्ट हो किसी पार्टिकुलर इशू पे, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सारी बातें। नेक्स्ट है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब सेशंस ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, एक सीटिंग से लेकर दूसरे, जब तक वो हाउस, पार्टिकुलर कोई भी हाउस, जैसे कि राज्यसभा है, लोकसभा है, तो लोकसभा तो एडजॉर्न होती ही नहीं है, लोकसभा तो डिसॉल्व होती ही नहीं है, हालांकि एडजॉर्न होती है। तो एक पार्टिकुलर सिटिंग से लेकर लास्ट की सिटिंग तक के पीरियड को कहते हैं सेशन। अब जानते हैं आगे क्या है इसमें। तो समोनिंग, जब समोनिंग होता है, समोनिंग प्रेसिडेंट करते हैं, समोनिंग मतलब बुलाना, समोनिंग प्रेसिडेंट करते हैं, एंड ये हाउसेस को बार बार बुलाते रहते हैं, समन करते रहते हैं। और जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए दो सेशंस के बीच में, वो मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इट इज द मैक्सिमम गैप, द 6 मंथ इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ ए हाउस। ठीक है, तो मैक्सिमम गैप इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि 3 सेशंस हैं हमारी कंट्री में जो फॉलो किए जाते हैं। जैसे बजट सेशन, ये फरवरी से लेकर मई तक का होता है, इस सेशन को बजट सेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक का होता है। और लास्ट में आता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर और दिसंबर का सेशन होता है। इस बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, फरवरी से लेकर मई, यानी कि जून का जो गैप है वो रिसेस होता है। इस मंथ को रिसेस कहते हैं, मतलब लास्ट मई तक ही यहाँ पे काम हुआ, और ये जो गैप हो गया उसको रिसेस कहते हैं। वैसे ही मानसून पीरियड और विंटर सेशन के बीच में एक गैप है, जुलाई से सितंबर तक ये है, और फिर ये नवंबर से चालू होता है। तो मतलब अक्टूबर जो है वो रिसेस का पीरियड होता है। आगे बढ़ते हैं। पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस एंड रीअसेंबली कॉल्ड रिसेस। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये पीरियड क्या होता है। एडजॉर्नमेंट, अब जानिए कि एडजॉर्नमेंट होता क्या है। देखिए, एडजॉर्नमेंट जो होता है वो बेसिकली सेशंस कई तरीके की होती है। कई सेशंस में, एक सेशन में कई सारी मिनी मीटिंग्स होती है, रोज मीटिंग होती है सेशन में। अब जैसे मान लीजिए बजट सेशन चल रहा है तो रोज मीटिंग होगी, रोज डेली वर्किंग होता है, इनका डेली बिजनेसेस ये करते हैं, डेली मीटिंग्स होती है। एक मीटिंग के, एक दिन के मीटिंग के बीच में 2 सिटिंग्स होती है, जैसे कि 11 से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 घंटे का लंच, फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो 2 सिटिंग में काम करते हैं लोग, मॉर्निंग सिटिंग एंड आफ्टरनून सिटिंग। तो इसके इन सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सिन डाई।
और प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन। तो ये जो सिटिंग्स है इनको या तो एडजॉर्न किया जा सकता है, या फिर एडजॉर्नमेंट सिन डाई किया जा सकता है, या फिर प्रोरोग किया जा सकता है, या फिर डिजॉल्व किया जा सकता है। जब भी एडजॉर्नमेंट शब्द आता है, एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी एडजॉर्नमेंट शब्द आता है इसका मतलब है सस्पेंड कर दिया गया वर्किंग को, वर्किंग ऑफ द सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 2 महीना, 1 महीना, ऐसे करके 1 महीना मान लीजिए, ऐसे भी एडजॉर्नमेंट होता है। तो एक टाइम पीरियड के लिए स्थगित किया जाता है कार्रवाई को, मतलब सेशन को, सिटिंग को स्थगित कर दिया जाता है एक टाइम पीरियड के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्नमेंट। अगला आता है एडजॉर्नमेंट सिन डाई। ये क्या है? जब भी टर्मिनेशन होता है किसी पर्टिकुलर सिटिंग का, सिटिंग्स को जब टर्मिनेट किया जाता है और वो इंडिफिनिट पीरियड के लिए किया जाए, मतलब उसमें कोई मेंशन नहीं होगा कि 1 दिन के लिए होगा, ये टर्मिनेट किया जा रहा है सिटिंग को, 2 दिन के किया जा रहा है, कोई इंडिफिनिट पीरियड के लिए है, कोई भी डिफाइन नहीं किया गया पीरियड को, वैसे केस में इसको कहेंगे एडजॉर्नमेंट सिन डाई। एंड ये जो पावर है एडजॉर्नमेंट या फिर एडजॉर्नमेंट सिन डाई करने का, वो पावर रेस्ट करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर होता है। और राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन होता है। ये दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इनके पास पावर है कि एडजॉर्नमेंट कर सके, एडजॉर्नमेंट सिन डाई कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोरोगेशन। क्या होता है प्रोरोगेशन? बेसिकली जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब क्या करता है, एडजॉर्न सिन डाई कर देता है, मतलब कि इंडिफिनिट पीरियड के लिए स्थगित कर देता है सिटिंग्स को, उसके कुछ ही बिजनेस डे के अंदर ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन इशू करते हैं, जिसमें कहते हैं कि भाई अब देखिए, अब इस सेशन का तो बिजनेस हो गया है, मतलब मान लीजिए वो फरवरी का वो सॉरी बजट सेशन है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लीजिए, जिसका पीरियड कब से कब है? फरवरी से लेकर मई तक। ये पीरियड अब खत्म हो चुका है। इस पीरियड के बीच में आपके सारे बिजनेसेस हो चुके हैं। तो क्या करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर? बोलेगा कि ठीक है, अब मैं सिटिंग्स को एडजॉर्न सिन डाई करता हूँ। एडजॉर्न सिन डाई कर देगा। उसके कुछ ही 1 या 2 दिन के भीतर ही या फिर 3 दिन के भीतर ही प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन, कि भाई अब इस हाउस का काम नहीं है, इस सिटिंग का, अब सिटिंग के कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको प्रोरोग कर देते हैं, मतलब स्थगित कर देते हैं। वो नोटिफिकेशन इशू करके प्रोरोगेशन होता है। प्रोरोगेशन का मतलब है कि अब ये यहाँ पे स्थगित हो गई कार्रवाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन क्या है? जब भी डिजोल्यूशन शब्द आता है तो राज्यसभा से ये रिलेटेड नहीं होता है, बिकॉज राज्यसभा इज ए कंटिन्यूअस चेम्बर। ये कभी भी इसका काम बंद नहीं होता है, डिजोल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे डिजोल्यूशन शब्द है तो राज्यसभा को तो हटा ही देना। तो डिजोल्यूशन हमेशा कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। ठीक है, लोकसभा में होता है। एंड जब डिजोल्यूशन होता है तो ये उस समय हाउस के लाइफ को ही खत्म कर देता है। जब भी डिजोल्व हो जाती है लोकसभा तो इसका मतलब फ्रेश इलेक्शन होगा, तभी नए जो चुन के आएंगे लोग वो अपना हाउस सिटिंग करेंगे, और जो पुराना जो सेशन चल रहा है वो वहीं पे, पुराना जो लाइफ है हाउस का वहीं पे खत्म हो जाता है। तब और जब तक खत्म रहता है जब तक कि एक नया हाउस चुन के ना आ जाए, कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, डिजोल्यूशन 2 तरीके से होता है। ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन, जब ऑलरेडी 5 साल हो गया एंड तो हाउस डिजोल्व हो जाएगी, फिर सिलेक्शन होगा, नए लोग चुन के आएंगे और फिर से उसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। एक होता है व्हेनेवर द प्रेसिडेंट डिसाइड्स। जब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कोई अगर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा कि साहब हमें लगता है कि डिजोल्व कर देना चाहिए हाउस को, बिकॉज जो हाउस है वो एज पर द प्रोविजंस फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो कभी भी डिजोल्व किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट डिजोल्व कर सकते हैं। तो 2 तरीके से डिजोल्यूशन होता है लोकसभा का। आगे बढ़ते हैं, अगर डिजोल्व कर दिया गया लोकसभा को तो क्या होगा बिजनेसेस का, मतलब जो ऑलरेडी पेंडिंग बिल्स हैं या फिर कुछ पेंडिंग जो नोटिफिकेशंस हैं, पेंडिंग पिटीशंस हैं, उनका क्या होगा? वो सारे लैप्स कर जाएंगे एंड दे मस्ट बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। जब नई लोकसभा चुन के आएगी तो उसमें उसको रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो लैप्स कर जाते हैं। एक्सेप्ट सम पेंडिंग बिल्स एंड ऑल पेंडिंग एश्योरेंसेस दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस
डू नॉट लैप्स। तो अब आइए स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि क्या लैप्स होता है, क्या कौन सा बिल लैप्स होता है, कौन सा बिल लैप्स नहीं होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है, आपको दिख रहा होगा, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस। जब कोई बिल पेश हुआ है लोकसभा में और लोकसभा ने ही उसको पास नहीं किया गया, तो वहीं पे वो, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो भी लैप्स कर जाएगा, वेदर ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। तो वो अगर लोकसभा में ही लैप्स पेंडिंग है तो वो वहां पे ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस। जब भी एक हाउस में, लोकसभा में एक बिल को पास कर दिया गया, उसको भेजना पड़ेगा राज्यसभा में, वो राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। यहाँ पे इस केस में ये लोकसभा में पास हो गया है, यहाँ पे पेंडिंग है और लोकसभा भी डिसॉल्व हो गई है, तो उस केस में क्या वो बिल रहेगा? नहीं, वो बिल भी लैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बिल नॉट पास्ड बाय टू हाउसेस। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास नहीं हुआ एक बिल, ठीक है, and due to disagreement, and if the president has notified the holding of joint sitting before the dissolution of Lok Sabha do not lapse। अच्छा, एक चीज देखिए, एक ऐसा बिल है जो कि इसलिए पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एक हाउस में तो पास हो गया, दूसरे हाउस में पास नहीं हो पा रहा है, डिसएग्रीमेंट हो जा रहा है दोनों के बीच में, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, डेफिनेटली बुलाई जाएगी। लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में उस बिल का क्या होगा? तो उस केस में वो बिल लैप्स नहीं करेगा, फिर से लोकसभा चुन के आएगी एंड फिर से उसके ज्वाइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट करेगी और वो बिल एक्ट बन सकता है, उसके चांसेस अभी भी हैं। नेक्स्ट है, एक बिल है, ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। होता क्या है, मान लीजिए अब यहाँ पे राज्यसभा बोला इसने, लोकसभा बोला, इसने बोला कि ये बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है एंड यहाँ पे ये पास नहीं हुआ है और लोकसभा ही डिसॉल्व हुई है, तो उस केस में क्या होगा? फिर से लोकसभा चुन के आएगी और ये बिल क्या लैप्स होगा? ये तो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, ये तो यहाँ पे गया ही नहीं है, इस पे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, इसका मतलब ये लैप्स नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। अब देखिए इस केस में क्या है, लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया है और ये प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है और इसी दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या ये बिल लैप्स करेगा? तो नहीं, ये बिल लैप्स नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बिल है जो कि पास कर दिया गया है बोथ द हाउसेस, ए बिल पास्ड बाय, सॉरी, हाँ, ए बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स। मान लीजिए दोनों सदनों ने पास कर दिया और वो प्रेसिडेंट के पास गया है और प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको रिटर्न किया है, इसको अपना एसेंट ना दिया है ना रखा है, इसको रिटर्न किया है, रिकंसीडर करो, और उसी के दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या वो बिल लैप्स करेगा? तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा, फिर से लोकसभा आएगी, फिर से रिकंसीडर करेगी उस बिल के ऊपर, राज्यसभा लोकसभा दोनों रिकंसीडर करके अगर पास करके भेजेंगे तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कोरम क्या होता है। तो कोरम भैया सीधे जानो कि ये मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का जो मिनिमम नंबर है, द टोटल स्ट्रेंथ। मान लीजिए लोकसभा में टोटल 550 स्ट्रेंथ है, तो कोरम होना चाहिए, कोरम मतलब मिनिमम कुछ नंबर होना चाहिए ताकि कार्यकाल किया जा सके, ताकि बिजनेस को शुरू किया जा सके, तो ये मिनिमम 1/10 रखा गया है। तो लोकसभा के लिए है ये 55, अगर 55 से कम बंदे होंगे तो लोकसभा काम नहीं करेगी, इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग अफसर होता है। तो 55 है ये लोकसभा के लिए और 25 है राज्यसभा के लिए, क्योंकि राज्यसभा का मैक्सिमम नंबर है 250, हालांकि वर्क करते हैं वो 245 और भी नंबर 245 पे ही काम करते हैं, लेकिन 250 का अगर 1/10 निकालोगे तो 25 मेंबर चाहिए, कम से कम 25 मेंबर चाहिए अगर राज्यसभा को काम करना है, इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग अफसर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नंबर नहीं है, अगर कोरम नहीं है, तो प्रिजाइडिंग अफसर के पास पावर है कि वो या तो एडजॉर्न कर दे हाउस को या फिर सस्पेंड कर दे हाउस को ड्यू टू नो कोरम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वोटिंग हाउस में होती है। कोई भी मैटर जो हाउसेस में आता है, चाहे बिल हो चाहे कोई भी मैटर हो, कुछ मैटर बिल से रिलेटेड होते हैं, कुछ मैटर किसी के रिमूवल से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ मैटर बजट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जब भी कोई मैटर आता है किसी भी हाउस में तो उसको डिसाइड किया जाता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स के द्वारा, मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनकी मेजोरिटी, उनकी 2/3 मेजोरिटी के द्वारा बिल को पास किया जाता है।
मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है? जितने मेंबर हैं उस समय प्रेजेंट हैं उस हाउस में और वोट कर रहे हैं, उनके नंबर्स में से 2/3 अगर नंबर आ जाता है फेवर में तो वो बिल एक्ट बन जाता है, कोई भी मैटर अप्रूव हो जाता है। तो कहने का मतलब इसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। एंड ऑल मैक्सिमम मैटर्स आर डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब भी डेडलॉक होता है, जब टाई हो जाता है, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कंडीशन कि उस समय प्रेजेंट थे 240, वोटिंग भी किया 240 ने और 120 वोट पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना वोट डालेंगे, या तो फेवर में डाल सकते हैं या फिर इनके फेवर अगेंस्ट में डाल सकते हैं। तो ये बात होती है। नेक्स्ट है कुछ फ्यू मैटर्स हैं जो जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। ये स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? ये होता है टोटल 50% of the total number of the members and 2/3 of the members present in voting। इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, देख लेना वीडियो, ज्यादा इसमें डीप जाने की कोई जरूरत है नहीं। लैंग्वेजेस, अब देखिए लैंग्वेज क्या क्या यूज होते हैं पार्लियामेंट में। तो 2 लैंग्वेज यूज होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज चलते रहते हैं नॉर्मली। बट मदर टंग को भी अलाउ किया जा सकता है बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहे तो किसी बंदे को, किसी एमपी को बोलेंगे, अलाउ कर सकते हैं कि भाई ठीक है आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो मदर टंग में बोलो। इसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए साइमल्टेनियसली ताकि उसको समझा जा सके। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश और मदर टंग विद साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन आर अलाउड। इंग्लिश को ऐसा बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से 15 साल बाद इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी नहीं रहेगा, हटा दिया जाएगा हाउसेस से। और इस हिसाब से 15 साल हो रहे थे 1965 में, लेकिन इंग्लिश को हमने हटाया नहीं। वी कंटिन्यूड इंग्लिश लैंग्वेज अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। वी अलाउड दिस लैंग्वेज टू कंटिन्यू विद द हिंदी। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ये इनके राइट्स भी थोड़ा देख लेते हैं, इनके भी कुछ राइट है। Every minister and attorney general of India has right to speak and take part in either houses। मतलब दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में भी लोकसभा में, दोनों में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी कमिटी के मेंबर हैं तो उस कमिटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। ये इनके राइट्स हैं भाई, जान लो। नेक्स्ट है लेम डक सेशन। क्या होता है लेम डक सेशन? का मतलब ये होता है कि जब भी इट रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, मतलब लोकसभा का लास्ट सेशन चल रहा है, लास्ट सेशन चल रहा है, बिल्कुल 5वें साल में है, उसका भी लास्ट सेशन चल रहा है, ठीक है। आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, दोज मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा आर कॉल्ड लेम डक्स। मतलब उनका एज हो गया है या फिर कुछ ऐसे कारणों की वजह से अगले बार वो चुने नहीं जाएंगे, तो उन मेंबर्स को कहते हैं लेम डक्स। ये एक टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब इतना जान लेना। वैसे मेंबर जो कि दोबारा चुनने का जिसका चांस है ही नहीं, बहुत कम है, उनको कहते हैं लेम डक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई एक लाइक जरूर मारना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ये बहुत जरूरी है। योर सपोर्ट इज इसेंशियल फॉर मी, अदरवाइज सम डे आई विल बी क्रैम्प्ड, बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई मैटर नहीं बनता है। दिस क्लासेस आर प्रिपेयर्ड वेरी जुडिशियसली, वेरी मेटिकुलसली, तो इसको सपोर्ट जरूर चाहिए, सपोर्ट करना। दैट्स ऑल, बाय।